वेलकम फ्रेंड्स। आज है 4 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 4 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिस न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल आपके 13 पॉइंट डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। साथ में जो चैनल पर पहली बार आए हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल देखिए हमने एक गलत बोल दिया था कि जो मेघालय का गठन है 1970 में हुआ है, ये गलत है। मेघालय का जो गठन है 1972 में हुआ है, ठीक है। 1972 में 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और 21 जनवरी 1972 को और दो राज्य का गठन होता है। एक का नाम है, लिख लीजिएगा, मणिपुर, और दूसरे का नाम है त्रिपुरा, ठीक है। तो कितने राज्य होंगे? 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 3 राज्यों का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। गलती के लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट न्यूज आज है कि शाहरुख का बेटा ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार, ठीक है। ये कहाँ से गिरफ्तार किया गया है तो आपको याद रखना है। आप यहाँ पर एक क्रूज देख रहे हैं, ये क्रूज जहाज़ है। इस जहाज़ का नाम क्या है? तो इस जहाज़ का नाम है कार्डेलिया क्रूज, ठीक है। कार्डेलिया क्रूज है। और इसे कौन सी कंपनी संचालित कर रही थी? तो वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संचालित कर रही थी। और जिसके सीईओ कौन है? तो जो वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके सीईओ का नाम है जुर्गन बेलन, लिख देते हैं यहाँ पर हम, जुर्गन बेलम, ठीक है। इसके सीईओ का नाम है, नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है? तो गिरफ्तार किया गया है एनसीबी के द्वारा, ठीक है। एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1986 में, ठीक है। और जो एनसीबी है किसके अंदर काम करता है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो लिख लीजिएगा, सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। सत्यनारायण प्रधान है। साथ में आपको याद रखना है कि जो ये क्रूज जहाज़ है ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो ये महाराष्ट्र से गोवा जा रहा था, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा मतलब मुंबई से ये गोवा जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में भी और गोवा के बारे में। तो सबसे पहले मैप देखिए, ये आपके महाराष्ट्र है और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है इसका गठन कब होता है? तो 1 मई 1960 को इसका गठन किया जाता है, ठीक है। 1 मई 1960 को। जो महाराष्ट्र है इसकी 2 राजधानी है, एक आपकी मुंबई है, ठीक है, एक आपकी मुंबई है और एक राजधानी आपकी नागपुर है। नागपुर, नोट कर लीजिएगा, नागपुर जो है शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। नागपुर शीतकालीन राजधानी है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है? तो जो राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। उद्धव ठाकरे सीएम है। साथ में आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में विधानसभा कितनी सीटें हैं? तो 288 सीटें हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि 288 सीटों में से जो है एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 29 सीट रिजर्व है। जबकि एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो 25 सीट आपकी रिजर्व है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितनी सीट हैं? 78 सीटें हैं। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 48 हैं। और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है, क्षेत्रफल के हिसाब से सेकेंड बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक और मैप देख सकते हैं, यहाँ पर आप, ठीक है। ये आपके महाराष्ट्र है और यहाँ पर नीचे में आपके गोवा है, ठीक है। गोवा के बारे में देख लीजिए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। साथ में आपको याद रखना है गोवा जो है पुर्तगाल का उपनिवेश था। और आपको याद रखना है कि 18 दिसंबर 1961 को भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय के माध्यम से जो है गोवा को अपने कब्जे में भारत करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि
29 दिसंबर 1961 से जो है भारत के कंट्रोल में आ जाता है गोवा। गोवा राज्य कब बनता है, इम्पोर्टेंट है, गोवा राज्य कब बनता है, तो 30 मई 1987 को जो है गोवा राज्य बन जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो गोवा है इसके राज्यपाल का नाम क्या है, तो PS श्रीधरन, और सीएम का नाम जरूर लिखिएगा, प्रमोद सावंत इनके सीएम का नाम है। ठीक है, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 40 हैं, और लोकसभा में 2 सीटें हैं, और राज्यसभा में 1 सीट है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 की गई जान। बस इसका हेडलाइन से पढ़ते जाना आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आतंकी फंडिंग मामले में पुंछ में 9 जगह NI के छापे। ठीक है, NI के छापे। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये उच्च स्तरीय बैठक में चन्नी के बेटे की मौजूदगी पर बखेड़ा। इसमें आपको याद रखना है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है उसका एक तरीके से उल्लंघन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा ये चन्नी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चन्नी ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि देरी से विदाई, इस साल हैट्रिक बनाएगा मानसून। तो आपको याद रखना है कि जो मानसून है, मानसून भारत में कब आता है, तो मई के अंत में या जून के शुरुआत में आपके मानसून भारत में आता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो मानसून आने का डायरेक्शन क्या है, तो साउथ वेस्ट है, नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा दक्षिण पश्चिम जो मानसून जो मानसून है वो भारत में इंटर करता है, और बाहर किसके माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है बाहर जो होता है, यहाँ पर इस तरीके बना लीजिए, बाहर इस तरीके से होता है, तो ये आपके हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से मानसून जो भारत से लौटता है, आता है आपके साउथ वेस्ट के माध्यम से। ठीक है, साउथ वेस्ट दिशा से आता है और लौटता है आपके नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूरे। नेक्स्ट है कि देरी से विदाई की, इस साल हैट्रिक बनाएगा मानसून। ठीक है, तो हम लोग मानसून के बारे में समझ लेते हैं एक बार मैप में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मानसून भारत जो है किधर से आता है, किस दिशा से आता है, तो आपको नोट कर लेना है साउथ वेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम के माध्यम से जो है भारत में मानसून प्रवेश करता है, और कब करता है, मई के अंत में या जून के शुरुआत के सप्ताह में भारत में मानसून आ जाता है। और इसके जो धड़ा होता है ये चला जाता है बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपके नॉर्थ ईस्ट, और एक जो धड़ा होता है आपके अरब सागर होते हुए केरल में बारिश कराते हुए आपके जो नर्मदा का जो बेसिन है और जो ताप्ती का बेसिन है उसके माध्यम से आपके मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, और इसी का कुछ जो हिस्सा आपके राजस्थान होते हुए आपके जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो मानसून लौटता है उसकी दिशा क्या होती है, तो जो लौटती हुई मानसून होती है उसकी दिशा जो होती है क्या होती है, उसकी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट होती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी उसकी दिशा होती है। और आपको याद रखना है कि जो लौटती हुई मानसून होती है उससे कहाँ पर बारिश होता है, तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तट पर जो है ठंडी के दिनों में बारिश होती है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। कोरोमंडल तट पर जो है ठंडी के दिनों में बारिश होती है लौटती मानसून से, और पानी कहाँ से लेती है, पानी बंगाल के खाड़ी से लेती है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये मेघालय के एक जगह है मानसिन राम। ठीक है, मानसिन राम है जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट न्यूज है कि देहात में कैंसर का इलाज मुहैया कराने को निजी क्षेत्र आगे आए, तो किसके द्वारा बोला गया है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इनको जो वेतन भत्ता दिया जाता है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये वाला प्रधानमंत्री को शिवराज ने भेजी चिन्नौर चावल, तो आपको याद रखना है जो चिन्नौर चावल है इसे GI टैग दिया गया, इसे GI टैग दिया गया, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो चिन्नौर चावल को कहाँ का, किस राज्य का GI टैग दिया गया है, तो मध्य प्रदेश का GI टैग दिया गया है। और आपको याद रखना है जो चिन्नौर चावल है मध्य प्रदेश के बालाघाट में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर इसका उत्पादन बढ़ाना चाहती है और इसे प्रमोट भी करना चाहती है पूरे भारत में। ठीक है,
साथ में आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है उनके सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है। साथ में और भी जीआई टैग देख लीजिए मध्य प्रदेश का, तो एक है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा को जो है मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि काले चावल, ठीक है, काले चावल और तमेंग लोंग जो आपके संतरा है, इसे कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर का दिया गया है, मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है डल्ले खुशमरी एक मिर्च है, इसे कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो मशहूर मिर्च है, कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, सिक्किम का जीआई टैग दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने ओम बिरला हरिवंश ये कहाँ पर गए हैं, तो आपको याद रखना है इटली गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि G20 संसदीय अध्यक्षों का 7वां शिखर सम्मेलन जो है 7 से 8 अक्टूबर को कहाँ पर होगा, इटली की राजधानी रोम में होगा। नोट कर लीजिएगा, इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन होगा। और भारत की तरफ से कौन कौन लोग शामिल होने के लिए गए हैं, तो पहला है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह शामिल होने के लिए गए हैं, दूसरा व्यक्ति, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा कौन है कि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव हैं, तो जो लोकसभा के महासचिव का नाम क्या है, तो उत्पल कुमार सिंह, नोट कर लीजिएगा। जो लोकसभा के आपके महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह हैं, जबकि राज्यसभा के महासचिव का नाम क्या है, तो PPK रामाचार्लू लिख देते हैं हम, रामाचार्लू, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है संसद, ठीक है, संसद किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पर लिखिए सरला, तो संसद आपके 79 आर्टिकल में हो जाएगा। राज्यसभा ये आपके हो जाएगा 80 में, और मतलब से लोकसभा तो हो जाएगा 81 में, 81 अनुच्छेद में, से नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि भवानीपुर में अपना 1 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़कर जीती ममता। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ममता बनर्जी विधानसभा की सीट अपनी हार गई थी, लेकिन अब जो दोबारा चुनाव हुआ भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत के आ गई हैं। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी 5 साल तक सीएम रहेंगे, अब उनको कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। ये भवानीपुर से जीती हैं और किसे हराकर जीती हैं, तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रियंका टिबड़ेवाला को हराकर जीती हैं। और कितने वोटों से उनको हराती हैं, तो 58,835 वोटों से हराती हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल के बारे में मैं यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पश्चिम बंगाल है और इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से इसकी सीमा लगती है, नोट कर लीजिएगा। साथ में बांग्लादेश से भी, ठीक है, बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर से भी इसकी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की। जो पश्चिम बंगाल है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है, 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और मुख्यमंत्री तो जानते हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित हैं, तो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। और जो विधानसभा में कितने सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, तो 295 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और लोकसभा में 42 सीटें हैं, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में देख लीजिए। पहला आपका है सुंदरबन नेशनल पार्क, दूसरा है बक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो बक्सा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद तीसरा है गोरुमाला नेशनल पार्क, और चौथा है जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य, जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य, इतना आप सभी को याद रखना है। साथ में जो याद रखना है कि 9 पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है, तो हुगली नदी किनारे स्थित है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी आपकी कोलकाता है, ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि कठोरता से ही आएगी सदन में शांति। ये बोला जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ पर विधायक सांसद जो होते हैं लगातार हंगामा करते हैं, वहाँ पर बातचीत कम करते हैं और हंगामा ज़्यादा करते हैं। उसके कारण जो सदन है उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो जो राइटर है इनके द्वारा बोला जाता है कि कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि जो भी व्यक्ति अगर बिना मतलब का हंगामा करता है
तो उसे सदन से बाहर कर दिया जाए या उस पर कोई कार्रवाई किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरुआत में किसी चीज़ का हंगामा होता है, ठीक है, फिर हाथापाई होगा, फिर मारपीट होगा, फिर माथ फड़ौवर होगा, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो सरकार को पहले ही इस चीज़ को रोक देना चाहिए। देखिए अगर एक चीज़ बता देते हैं आपको कि अगर कांग्रेस सरकार में रहती है तो भाजपा करती है, और भाजपा सरकार में रहती है तो कांग्रेस करती है, दोनों का चलता रहता है। तो इसमें लॉस किसका होता है? सिर्फ लॉस होता है हमारी जनता को, ठीक है, हम जैसे लोग को लॉस होता है। क्योंकि संसद चलने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होते हैं, और हम लोग का जो टैक्स होता है, हम लोग बहुत मेहनत के, हम लोग का कमाई का पैसा आपके उससे जो संसद चलता है तो खर्च होता है, तो उस पैसों को एक तरीके से वेस्ट कर दिया जाता है इन लोगों के हंगामे के कारण, ठीक है। बाकी कुछ लिखा नहीं जाता है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका PDF आपको हम दे देंगे। और बाकी एक उत्तर प्रदेश का घटना का यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार माथ फड़ौल हो गया था पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास। किसानों की बदहाली तभी दूर होगी जब वह बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे और अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। ये रमेश कुमार दुबे के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा शुरुआत में देखिए जिक्र क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि 2012-13 में जो है किसानों का आय कितना था? 3081 रुपया, जबकि 2018-19 में किसानों का आय कितना है? तो 3798 रुपया। उसके बाद इनके द्वारा आगे बताया जाता है कि जो मजदूर हैं उनका इनकम था 2012-13 में कितना था? 2071 रुपया, जबकि 2018-19 में जो मजदूर हैं उनका इनकम कितना हो गया है? तो उनका इनकम हो गया है 4063 रुपया, 4063 रुपया। तो जो मजदूर है एक तरीके से उनका वेतन तो डबल हो गया, लेकिन जो किसान है उनका नहीं, उनका भला नहीं हो पाया, ठीक है। आगे राइटर के द्वारा बोला जाता है कि 2013 और 19 के दौरान जो है 19 के दौरान जो है खेती करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हो गई है। 9 करोड़ से बढ़कर अब 9.30 करोड़ हो गई है, ठीक है। 9 करोड़ से बढ़ के 9.30 करोड़ हो गई है। साथ में जो किसानी छोड़ने वाले की भी संख्या भी बढ़ी है, ठीक है, किसानी छोड़ने वाले की भी संख्या बढ़ी है। तो उसकी जो है कितनी हो गई है? तो 6.6 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है, ठीक है, 6.6 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है। साथ में आपको याद रखना है कि 2011 के जनगणना जब हो रहा था तो उसमें बताया गया 2011 में कि प्रतिदिन जो है 2000 किसान जो है खेती छोड़ रहे हैं। और उसका पीछे कारण क्या दिया गया कि जो 2000 किसान है खेती छोड़ने के पीछे रीज़न दिया गया कि उनका सबसे बड़ा कारण दिया गया पारिवारिक बंटवारे। जब देखते हैं भाई भाई में बंटवारा होता है तो ज़मीन छोटा हो जाता है। जब ज़मीन छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ पर ट्रैक्टर चल पाएगा, बैल से कहाँ से खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ में खेत अगर छोटा होने के कारण क्या होता है, लागत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। साथ में आगे राइटर के द्वारा बताया जाता है कि किसान पर जो कर्ज है 2012-13 में औसत कितना था? औसत था आपके 47,000 एक किसान पर, जबकि 2018-19 में जो है 18-19 में औसत एक किसान पर कर्ज हो गया है 74,121 रुपया। तो किसान ये सब बात बोलने के बाद आगे बोलते हैं कि जो भी कंपनी कृषि उपज के कारोबार में लगी है उसका तो इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जो किसान है उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सरकार कुछ कदम उठाई है, तो उसके बारे में ये बताते हैं कि सरकार जो है किसान रेल चलाई है, ठीक है, सरकार जो है किसान रेल चलाई है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद सरकार जो है जो किसान है उनके खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया दे रही है, आपको पता है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत। साथ में सरकार के द्वारा MSP को बढ़ाया गया है। और सरकार के द्वारा जो है फल सब्जी मतलब जो बागवानी कृषि पर जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, सरकार के द्वारा इन सब का किया गया है। साथ में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का भी निर्माण करने पर सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है। सरकार को देखिए टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी है उसका भी कृषि में इस्तेमाल करना होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो तभी होगा ना जो हमारे देश के ज़्यादातर छोटे किसान हैं उनकी ज़मीन ही छोटा है, ज़मीन छोटा है तो उनका उत्पादन ज़्यादा कहाँ से हो पाएगा। तो सबसे पहले जो ज़मीन छोटा है उसे किसी प्रकार से बड़ा करना होगा, जैसे भी कीजिए, पट्टे पे लेके जैसे भी करना है, तभी किसान की आमदनी बढ़ पाएगी। और सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगना करना है, तो खैर पॉसिबल तो है नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, किसानों की आय दुगना करना बहुत मुश्किल है।
और देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसानों के साथ क्या होता है कि जब इनका उत्पादन होता है, जब किसान होते हैं इनका उत्पादन, जब अनाज का उत्पादन होता है तो उस समय रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो सरकार इसी को देखते हुए जो है बहुत से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बना रही है, ताकि किसान जो है अपना जो उत्पादन है उसे, जब उत्पादन होता है खेत से कटता है तो उसे वेयर हाउस में पहुँचा दे, ना कि औने पौने दाम पर जो है जो व्यापारी हैं उनको बेच दे। इससे किसानों को नुकसान होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आकस का गठन। आकस में कितने कंट्री हैं? 3 कंट्री हैं, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है और अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आकस का गठन और अमेरिका की रणनीति। बीते करीब 1 दशक से कारोबार के बहाने चीन जो है बेहद चतुराई से जो ऑस्ट्रेलिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने के प्रयासों में जुटा रहा। लेकिन जो है अब ऑस्ट्रेलिया को यह महसूस हो रहा है कि उसने चीन के मूल सिद्धांत को समझने में देर कर दी। ऐसे समय में आकस के गठन के साथ ही अब 2 अलग अलग शक्तियों के बीच भू राजनीतिक संघर्ष स्पष्ट हो गया है, और यही कारण है कि चीन खुद को जो है मुश्किलों में घिरा हुआ महसूस कर रहा है, और अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने और दक्षिण चीन सागर की ओर रुख करने के अमेरिका के संकेत भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। तो जो राइटर इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका इसलिए निकल गया कि अमेरिका जो है ज़्यादातर फोकस साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर पर कर सके। ठीक है, इसीलिए अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गया। साथ में आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करता है चीन। इसमें आपको याद रखना है कि जो फिलीपींस जो देश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था, और इसके द्वारा बोला गया था कि जो ये मेरा जो आपके साउथ चाइना सी है उसके कुछ इलाके पर इनका अधिकार है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये फिलीपींस के पक्ष में निर्णय भी दे दिया, लेकिन चाइना उस निर्णय को मानने से इनकार कर देता है। अच्छा, चाइना साउथ चाइना सी में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? तो आपको याद रखना है कि दक्षिण चीन सागर में जो है अनुमानित रूप से जो है करीब 11 अरब बैरल तेल और 190 घन फीट प्राकृतिक गैस है। इसी के लालच में जो है चाइना लगातार जो है साउथ चाइना सी को अपना क्षेत्र बताते रहता है और लगातार नया नया कृत्रिम द्वीप बना रहा है। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय पेज से। आज बिजनेस पेज पर कोई भी बढ़िया न्यूज़ नहीं है। काबुल में मस्जिद के बाहर विस्फोट, 5 की मौत। तजाकिस्तान व तालिबान के बीच मध्यस्थता में जुटा पाकिस्तान। उसके बाद नीचे है कि बेटी का इलाज कराने के लिए अफ़गान महिला ने बच्चे को बेचा। मतलब कि एक बेटी को इलाज कराने के लिए एक बच्चे को बेच दिया। ठीक है, बहुत ही मानवता को एक झकझोर देने वाला खबर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जनरल रावत का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक। ऑस्टिन, तो ऑस्टिन कौन है? तो अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। ठीक है, हमारा जो बिपिन रावत कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर भारत और जर्मनी करेंगे करीबी सहयोग। लिंडर कौन है? जो जर्मनी के भारत में राजदूत हैं। ठीक है, साथ में इनके द्वारा बोला गया कि भारत को जो है वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि भारत अगर उदाहरण से बताते हैं आपको कि अगर 100 टन कार्बन का उत्पादन कर रहा है तो 100 टन जो है भारत के जो भी पेड़ पौधे हैं वो सोख ले, इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, साथ में आपके आगे क्या बोला गया है कि इसमें आगे बोला गया है कि यूरोपीय संघ जो है 2050 में और जर्मनी 2045 में जो है कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा। इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने कंट्री हैं? तो 27 कंट्री हैं। ठीक है, 27 कंट्री, पहले इसमें 28 कंट्री थे, तो इसमें ब्रिटेन आपके अलग हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अस्थायी वीज़ा से ट्रक ड्राइवरों की कमी दूर करेगा ब्रिटेन। जॉनसन कौन है? बोरिस जॉनसन, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अभी आपको हाल ही में हम लोग न्यूज़ देखे थे कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर तेल की भारी किल्लत हो गई थी, और उसका पीछे रीजन बताया गया था कि वहाँ पर ट्रक ड्राइवर नहीं है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर नहीं है, तो इनके द्वारा बोला गया कि अस्थायी वीज़ा के तौर पर जो है ट्रक ड्राइवर को बाहर से मंगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन के 39 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो आपको पता है कि जो ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट मानता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत जो है ताइवान को देश नहीं मानता है, चाइना को देश मानता है। इस बात को ध्यान रख कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि 100 साल बाद मिला युद्ध पोत का मलबा। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं।
आपके हिसाब से। उसके बाद नीचे कोई खबर ओवर है नहीं। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, VVI न्यूज़ है कि AFC ने फुटबॉल क्लब गोवा ने पहली बार जीता डुरंड कप। नोट कर लीजिएगा, ये डुरंड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। और किसे हराकर जीता है, तो मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब को हराकर जीता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और डुरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अटल जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में किया संबोधित। 1977 में आज ही भारत के विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें सत्र को हिंदी में संबोधित किया। इसके साथ ही वह हिंदी में संबोधन करने वाले पहले नेता बने। 2003 तक 7 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सोवियत संघ ने पहले उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च किया था, आज ही के दिन जो 1957 में सोवियत संघ ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा था। पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं, तो 56 मिनट लगते हैं उपग्रह को। ठीक है। और इसने जो है पृथ्वी के 1400 से ज़्यादा चक्कर लगाए थे। और इस उपग्रह ने धरती पर रेडियो सिग्नल भेजे, जिसे रेडियो संचार माध्यम में मदद मिली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड से लव करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो SK वर्मा थे। नोट कर लीजिएगा, SK वर्मा थे। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपके बुध की सबसे करीब से तस्वीर खींची गई है, और किसके द्वारा खींची गई से नोट कर लीजिएगा, तो यूरोपीय जापानी बेपी कोलंबो मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यान में लगे कैमरे के माध्यम से खींचा गया है। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने से। बाकी है अल्जाइमर के असरकारी नए इलाज की खोज, खुद पढ़ लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत से भी होगी अंतरिक्ष की सैर। चेन्नई के एक स्टार्टअप ने भारत में अंतरिक्ष पर्यटन का उठाया बीड़ा। इसरो से रॉकेट बनाने और परीक्षण का अधिकार मिलने से उत्साहित। तो इस कंपनी का नाम आपको याद रख लेना है। उस कंपनी का देखिए नाम क्या है, कहीं पर लिखा गया है। इस कंपनी का नाम कहाँ पर है, देखिए इस कंपनी का नाम बता देते हैं आपको, अग्निकुल कोसमोस लिख देते हैं। अग्निकुल तो आपको लिखना ही आता ही है, कोसमोस। ठीक है, कोसमोस। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। कोसमोस रॉकेट स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कोसमोस। भारत की प्राइवेट कंपनी है। जिस प्रकार से जो अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, उसी प्रकार से भारत की जो है कोसमोस कंपनी बनेगी, जो हमारे नागरिकों को अंतरिक्ष का सैर कराएगी। ठीक है। इसरो है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो K7 इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो का जो रॉकेट है इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद जिस न्यूज़ को जो है दैनिक जागरण कवर नहीं किया, उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान को मिली पहली हिंदू महिला सिविल सेवक। वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा पूछ चुका है, तो बाकी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है। PPSC जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, UPPCS सभी में पूछा जाएगा। तो इनका नाम क्या है कि सना रामचंद गुलवानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही हैं। सना ने अपने पहले प्रयास में जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की है। और उसने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। और इस परीक्षा को पाकिस्तान में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। जिस प्रकार से भारत में UPSC, उसी प्रकार से पाकिस्तान में आपके पाकिस्तान का सिविल सर्विसेज है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पर पाकिस्तान का मैप देख लीजिए। पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो आपको याद रखना है जो पाकिस्तान है इसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारी सीमा जो किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। और कितना लगती है, 106 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। तो जो पाकिस्तान है उसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है हमारे हिसाब से। ठीक है। तो जो पाकिस्तान की सीमा है आपकी इंडिया से, अफगानिस्तान से और ईरान से लगती है। आपके पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, जिसका निर्माण कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। ठीक है, चाइना कर रहा है। और बाकी आप यहाँ पर कंट्री देख सकते हैं, नेपाल, ये नेपाल है आपकी, ये आपके भूटान है, ये आपके बांग्लादेश है, ये आपके म्यांमार है, और ऊपर में आपके अफगानिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि सुनील कटारिया को ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ISA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ
एडवर्टाइजर्स, ठीक है, एडवर्टाइजर्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुनील कटारिया को आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो सुनील कटारिया हैं भारत वे सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उसके बाद आप आगे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि रोहित शर्मा ने आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो किस टीम के खिलाफ बनाए हैं? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाए हैं, ठीक है। जो रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुंबई इंडियंस जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में कितने आईपीएल फाइनल मैच जीता है, मतलब कितने ट्रॉफी जीता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मास्टर कार्ड ने मैग्सन कार्लसन को घोषित किया वैश्विक राजदूत। तो पढ़ लीजिए, मैग्सन कार्लसन को मास्टर कार्ड ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, जिसमें उन्हें ऑल स्टार लाइनअप में रखा गया है, जिसमें लियोन मेसी, नाओमी ओसाका जापान की क्रिस्टल डन और डैन कार्टर शामिल हैं। मैग्सन जो है अब तक के सर्वोच्च श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है कि कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं, और 4 बार के विश्व शतरंज चैंपियन भी रहे हैं। 2018 में मास्टर कार्ड रायट गेम्स के साथ जो है बहुवर्षीय साझेदारी में लीग ऑफ लीजेंड्स स्पोर्ट का पहला वैश्विक प्रायोजक बन गया है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए इरडा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के साथ में जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इरडा अगले 5 वर्षों के लिए जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना को बनाने और प्राप्त करने के लिए जो है कार्य योजना विकसित करने में NEEPCO की मदद करेगी। किसको? तो उत्तर पूर्व इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन को मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद है कि समझौता ज्ञापन जो है 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को जो है 33% तक कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि देख लीजिए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन 4 अक्टूबर से होगा। तो कहाँ पर हो रहा है? तो आपको याद रखना है श्रीलंका में मित्र शक्ति का आयोजन हो रहा है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 8वां संस्करण है, ठीक है, 8वां संस्करण है। 4 से 15 अक्टूबर तक आपके श्रीलंका में चलेगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ जो है भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी शस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे। इसमें होगा कि इस अभ्यास में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होगा, मतलब कि किस तरीके से निपटा जाए, ठीक है। उसके बाद आप श्रीलंका का मैप देख लीजिए। कल आपको टेलीग्राम पर भी आपको दे दिए हैं कि क्या क्या आपको श्रीलंका के बारे में देखना है। तो आपको जाफना देखना है, ठीक है, जाफना बहुत पूछा जाता है आपसे। गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड में, बे ऑफ बंगाल है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ट्रिकोमाली, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रिकोमाली जो है श्रीलंका के किस तट पर है, तो पूर्वी तट पर है। उसके बाद आप नीचे में आइए, यहाँ पर देखिए तो कोलंबो है, ये आपके कोलंबो है। और जो सबसे नीचे में आप आइए यहाँ पर देखिए, ये आपके है हम्बन टोटा, ठीक है, हम्बन टोटा आपके ये प्रांतीय है, नोट कर लीजिएगा। सौदर्न है, ये सौदर्न में हम्बन टोटा एक प्रांत है। तो हम्बन टोटा एक बंदरगाह भी है, नोट कर लीजिएगा। जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, इस पर किसका अधिकार हो गया है? चाइना का। कितने वर्षों के लिए? 99 वर्षों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका जो है कर्ज चुका नहीं पा रहा था, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रारी और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ है। तो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सिक्किम का एक बार मैप देख लीजिए। सिक्किम का, ये आपके सिक्किम का मैप यहाँ पर ये सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो नेपाल से, चाइना से, और उसके बाद भूटान से, और भारत के एक राज्य से भी लगती है। उस राज्य का नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल उस राज्य का नाम है, ठीक है। उस राज्य का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए
कि भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। तो इसे पढ़ लीजिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम न्यूज में रहते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को जो है एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है और यह आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने स्थल जो है रामसर साइट में शामिल है। 46 हम बता देते हैं। और 2021 में जो है 4 रामसर साइट को शामिल किया गया। कल ही हम बताएं, कल ही के न्यूज़ में बताए हैं। तो आप लोग जो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चारों लोकेशन का। 2 लोकेशन आपके गुजरात का है और 2 आपके हरियाणा का है। तो आप लिख के बताइए कौन कौन आपके हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मेनली आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनका फ़ोटो देख लीजिए। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ब्रजेश मिश्रा, इनका निर्धन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव जो है ब्रजेश चंद्र मिश्रा का जो है सितंबर 2021 में निधन हो गया। मिश्रा जो है पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 29 सितंबर 1928 को जन्मे मिश्रा जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेटे हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि LIFE को मिला 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को मिला है 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए कि इसे कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के ज़मीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन स्टॉकहोम वेस्ट राइट लाइवलीहुड की जूरी के द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है कि फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एजुकेशन एंड एनेबलमेंट प्रोग्राम। तो आपसे क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने क्रिएटर एजुकेशन एंड एनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो फेसबुक ने लॉन्च किया है भारत में। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख लेना है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा, बाकी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो शरथ कमल, साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को जो है कतर, नोट कर लीजिएगा, कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है 2021 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा गया कि सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गई, तो ज़रूरत नहीं है, बस खाली याद रखिएगा। उसके बाद है कि 2022 में जो है 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा नागालैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, नागालैंड का इमेज हम लोग देखते हैं कहाँ पर नागालैंड है। नागालैंड जो है 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम की मेज़बानी करने वाला राज्य होगा। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम की मेज़बानी करने वाला राज्य होगा। यहाँ पर लिखा गया है 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी, चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो 55वीं कहाँ पर की गई थी, चंडीगढ़ में, जबकि 56वीं कहाँ पर होगी, राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप नागालैंड में होगा। ठीक है, यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आप यहाँ पर नागालैंड का मैप देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसमें तो दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाइए।
यहाँ पर आप देखिए ये नागालैंड है, ठीक है, ये आपके नागालैंड है। उसको ऊपर में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये आपके मणिपुर है, ये आपके मिजोरम है, ये आपके त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और बीच वाला जो है आपके असम है, ठीक है। आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो असम है इसकी सीमा जो है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से लगती है। जो नॉर्थ ईस्ट में कितने सिस्टर हैं, 8 सिस्टर हैं, तो 7 राज्यों से इसकी सीमा, मतलब 6 राज्यों से लगती है। एक तो खुद असम ही हो जाएगा, तो 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सिर्फ जो है आपकी सिक्किम से जो है असम की सीमा नहीं लगती है, नोट कर लीजिएगा। जो असम की सीमा जो है सिक्किम से नहीं लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरे इन सभी से लगती है। सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैप दिया गया, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए साउथ एशिया, जो साउथ एशिया में कौन कौन देश आते हैं यहाँ पर लिखा गया है। ईस्ट एशिया में कौन कौन देश हैं और ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन है। आपके साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसे धीरे धीरे देख लेंगे। उसके बाद आज कौन सा कंट्री आपकी चर्चा में आता है, तो पहला आपके आता है चर्चा में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड आता है। और अफगानिस्तान तो डेली चर्चा में ही आते ही रहता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और आज चर्चा में आया है जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ये आपकी जर्मनी है, यूरोप में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ में देखिए जो ताइवान है ये भी चर्चा में आ गया है। ताइवान कहाँ गया, जापान इधर है, ताइवान नीचे। ये आपके ताइवान है, ठीक है, ये आपके ताइवान है, जिसका वायु क्षेत्र का उल्लंघन किसके द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा इसका वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ में देखिए साउथ चाइना सी भी आया था, ये आपके साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। इसी को जो है जो चाइना है अपना बताता है। और आपको क्या बताएं कि यहाँ पर तेल और गैस बहुत बड़ी भारी मात्रा में है। और आपके ये फिलीपींस है, फिलीपींस का मैंने बताया था आपको ना कि जो फिलीपींस का इलाका देख रहे हैं, इस सब इलाके में फिलीपींस का द्वीप है। तो अब उस द्वीप पर बोलता है चाइना कि मेरा अधिकार है। अब फिलीपींस बेचारा कमजोर है, कुछ कर भी नहीं सकता है, जितना हाथ पैर मारना हाथ पैर मार के देख लिया है, ठीक है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।